चलो, shall we proceed? क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट? एक बार वो चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का टारगेट है ये चैप्टर खत्म करना है, दैट्स इट। ओके, हो जाएगा। कल से हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? यूनिट नंबर 4 या फिर 5, वो मैं डिसाइड करता हूँ पहले कौन सा पढ़ाना है। ओके, 4 नहीं तो 5 आई विल स्टार्ट टुमारो। अभी बचे 3 यूनिट और अपना एक इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट? S Limited used, sorry, issued 1 lakh 12% debentures of rupees 100 each at par, payable in full on application by 1st April. S Limited issued 1 lakh 12% debentures of rupees 100 each at par. तो दोस्तों सिचुएशन को समझ लो, 100 रुपीज का डिबेंचर हम 100 रुपीज में ही इशू कर रहे हैं, एंड पूरा का पूरा पैसा कब पे करना है? एप्लीकेशन के दिन, जिस तारीख है 1st April. Applications were received for 1,10,000 debentures. So this is over subscription. Debentures were allotted on 7th April. How many debentures you are going to allot? 1 lakh. Excess money refunded on the same date. Nothing is mentioned about redemption. So what you will assume? Redemption will be also done at par. Very very simple question. क्या एंट्री करी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 110 lakhs, 110 lakhs बराबर है ना? 110 लाख रुपए। ओके, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110, लेटर ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू 12% डिबेंचर्स 100 टू बैंक 10, 100 lakhs, 10 lakhs। सेपरेट एंट्रीज की है, नो प्रॉब्लम। सेपरेट एंट्री की है तो दो एंट्रीज दिखेंगे, बट कंबाइन ही कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसी इवेंट पे हम पैसे भी वापस दे देते हैं। दो सेपरेट एंट्री की है तो भी चलेगा, कंबाइन एंट्री किया तो भी चलेगा। ओके, बस अमाउंट चेक कर लो। डिबेंचर अकाउंट में 100 रुपए का अमाउंट जाना चाहिए एंड बैंक में से रिफंड होना चाहिए 10 रुपए। करेक्ट है, आसान क्वेश्चन था, कर सकते हैं हम लोग। इज इट राइट? नाउ लेट्स गो टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है, कौन सा? ट्रीटमेंट ऑन लॉस ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो पढ़ लिया हमने ट्रीटमेंट। क्या क्या करना था वहां पे? डिबेंचर्स के लाइफ के ऊपर, डिबेंचर्स के लाइफ के ऊपर हमें वो अमाउंट स्प्रेड करनी थी, लेकिन उसमें ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एक है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। राइट डाउन। लिखिए, चार्ट ऑफ
treatment of discount or loss on issue of debentures। दोस्तों यहाँ पे जरा सा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, डिस्काउंट का भी ट्रीटमेंट हम समझ रहे हैं, उसके साथ साथ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस कौन से केस को लॉस बोलते हैं हम लोग? रिडम्पशन एट प्रीमियम। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो, रिडम्पशन एट प्रीमियम। एंड डिस्काउंट किसको बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। दोनों भी एक समान लॉसेस है, इज इट राइट और नॉट? अब जैसे कि आप ₹90 डिबेंचर्स खरीदते समय दोगे, लेकिन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी मानेंगे हम लोग? ₹100। ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। आप अगर इस ट्रांजैक्शन को डिटेल में जाके समझना चाहते हो तो सिंपल है, डिबेंचर होल्डर हमें ₹90 दे रहा है और हम उसको वापस कितने देंगे? ₹100। बराबर है कि नहीं? यानी एक्स्ट्रा पैसा हम पे करेंगे ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन एक प्रकार से। तो ये एक प्रकार से ₹10 को मैं रिडम्पशन एट प्रीमियम भी बोल सकता हूँ। अगर फेस वैल्यू ₹90 ही मान लेता हूँ तो मैं रिडम्पशन कितने पे कर रहा हूँ? 100 पे। बस देखने का नजरिया अलग है। एट द टाइम ऑफ इशू मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ₹100 का सिक्योरिटी मैं आपको कितने में बेच रहा हूँ? ₹90 में। ये जो बोलने का तरीका है इसको बोलते हैं कि मैं डिस्काउंट में बेच रहा हूँ। वही मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, आज आप मुझे ₹100 का फेस वैल्यू का डिबेंचर खरीद लो, रिडम्पशन के वक्त मैं आपको 110 दूंगा। यानी आपने एक प्रकार से 110 की सिक्योरिटी कितने में इशू कर दी? 100 में। लेकिन यहाँ पे बोलते समय मैं इसको डिस्काउंट नहीं बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो हमें 5वें साल के एंड में इनकर करना है। क्लियर है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके दो, एक ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक मिनट यहाँ पे लिख लेना, ऑलरेडी डिस्कस्ड in situation number 4, already discussed in situation number 4, पेज नंबर, देखिए जरा आपका पेज नंबर कौन सा है? सिचुएशन 4 कहाँ पे लिखे हो? पेज नंबरिंग नहीं किया? 750, तो अपना अपना पेज नंबर लिखो वहां पे। ओके, मेरे ये वाला मत लिखना, ये किसी दूसरे के बुक का है, अपना अपना पेज नंबर लिखना वहां पे। तो ऑलरेडी हमने वहां पे 5 साल का P&L एंड बैलेंस शीट बना के दिखाया ना, ट्रीटमेंट कैसा दिखेगा वो। वही सेम चीज हम यहाँ पे बस लिखने वाले हैं, बस इसमें एक चीज अलग से पढ़नी है हमें, वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। बट another option is also there, but another option is also discussed in this chart। लिखिए, डिबेंचर्स आर redeemable in total, in total मतलब क्या? फुल अमाउंट, आफ्टर some years। डिबेंचर्स आर redeemable in total, total माने फुल अमाउंट, आफ्टर some years।
एग्जाम्पल, redeemable at the end of 5th year और 6th ईयर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यानी आज डिबेंचर इशू कर रहा हूं, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर डेट पे इसका रिडम्पशन होगा फुल अमाउंट का। ओके दोस्तों, पहला सिचुएशन, नॉर्मली डिबेंचर इसी प्रकार के होते हैं, रिडम्पशन एक पर्टिकुलर डेट पे कुछ सालों के बाद किया जाता है। ओके, ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ऐसे सिचुएशन में ट्रीटमेंट लिखिए, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। इसी को हम लोग एसएलएम मेथड बोल सकते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड, वैसा ही है ना ये एक प्रकार से, बस ये हम एसेट की तरह नहीं दिखा रहे, हम इसको रिजर्व्स में माइनस नंबर दिखा रहे हैं। डेबिट बैलेंस ही है, लॉस अकाउंट को भी डेबिट बैलेंस ही रहेगा। आप एंट्री चेक करो, लॉस हमेशा आपका क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट भी हमेशा आपका डेबिट ही होगा। इज इट राइट और नॉट? तो दोस्तों सिंपल है, हमें एसएलएम पे वो बांट देना है अमाउंट, यानी हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट, सेम अमाउंट, एग्जैक्टली सेम अमाउंट हर साल पीएनएल में जाएगा। क्योंकि ये 5वें साल के एंड में अगर रिडम्पशन होने वाला है तो हम ये अमाउंट डिबेंचर्स का कितने सालों के लिए यूज करेंगे? 5 साल के लिए। तो ये डिस्काउंट और लॉस भी 5 सालों में राइट ऑफ होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल लॉजिक, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दिस पॉइंट इज डिस्कस्ड इन सिचुएशन 4। ओके दोस्तों, हाँ, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, अमाउंट टू बी transferred to P&L is equal to total loss or discount divided by life of debentures। एग्री? बोलो ना दोस्तों। नेक्स्ट लाइन पे, डिबेंचर्स redeemable in installments, debentures redeemable in installments, meaning out of total debentures some amount will be redeemed every year as per debentures terms and conditions। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये वाला सिचुएशन। पहला वाला सिचुएशन क्या है? अगर आपके डिबेंचर्स का रिडम्पशन डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
पहले दिन हमारे पास अगर 10 करोड़ रुपए आए, मान लो मैंने 10 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो जब मैंने इशू किए तब हमारे पास कितने पैसे आए? 10 करोड़। वहां से आगे 5 साल के बाद वो रिडम्पशन होने वाला है, तो ये पूरा 10 करोड़ आपके कंपनी में कितने पीरियड के लिए रहेगा? 5 साल के लिए। ये पहला वाला सिचुएशन। तो सिंपल है, 10 करोड़ का उपयोग आपने 5 सालों के लिए किया, इसलिए डिबेंचर्स को डिवाइडेड बाय 5, सॉरी ये लॉस को क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 5 साल कर दो, बात खत्म। बराबर है कि नहीं? बट अभी मान लो डिबेंचर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑलरेडी लिखा गया है कि अभी हम कितने के डिबेंचर इशू करेंगे? 10 करोड़ के, लेकिन हर साल 2 करोड़ का रिडम्पशन करेंगे। अब किन लोगों को पे करेंगे? लॉटरी सिस्टम से ड्रॉ करके निकालेंगे नाम। तो जितने भी डिबेंचर होल्डर्स है उनकी चिट्ठियां बनाएंगे और उसमें से 2-3 चिट्ठियां पिक करेंगे और उसमें जिसका नाम आएगा उसको 2 करोड़ रुपए दे देंगे। ऐसा भी सिस्टम होता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स। ऐसे भी डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। हाँ, जिनका रिडम्पशन मान लो पहले साल के एंड में हुआ, उनको ब्याज कितने सालों का मिलेगा? 1 साल का। जिनका रिडम्पशन दूसरे साल के एंड में हुआ, उनको ब्याज 2 साल का मिलेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ईयरली पे किया जाएगा, बट 2 सालों का पे किया जाएगा। जिनका रिडम्पशन 3rd ईयर में होगा, उनको 3 साल का ब्याज मिलेगा। जिनका रिडम्पशन 4th ईयर में होगा, उनको 4 साल का ब्याज मिलेगा। जिनका रिडम्पशन 5th ईयर में होगा, उनको 5 साल का ब्याज मिलेगा। यानी हर ईयर के बाद डिबेंचर की अमाउंट थोड़ी 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 घटती जाएगी। ऐसा हमारा इशू ही ऐसा है। हमने जब इशू किया था तभी हमने ऐसा बताया था कि ये डिबेंचर्स का रीपेमेंट हम इंस्टॉलमेंट्स में करने वाले हैं। रेयर सिचुएशन है, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक समझना है। जिस दिन आपने डिबेंचर इशू किए, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, ये आपको डिफिकल्ट लगेगा फ्यूचर में, ठीक है? जिस दिन आपने डिबेंचर इशू किए थे, उस दिन आपके पास कितने रुपए आए? 10 करोड़। वो 10 करोड़ आपने 1 साल के लिए यूज किए, उसके बाद आपने उस साल के एंड में कितने रुपए वापस कर दिए? 2 करोड़। तो बच्चे कितने? हम 8 करोड़। तो पहले साल 10 करोड़ थे, दूसरे साल के बिगिनिंग में आपके पास कितने बच गए? 8 करोड़। अब दूसरे साल के लिए आप कितना यूज करोगे? 8 करोड़। तीसरे साल के लिए आप कितना यूज करोगे? 6 करोड़। चौथे साल के लिए आप कितना यूज करोगे? 4 करोड़। बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ। 5वें साल के लिए आप कितना यूज करोगे? 2 करोड़। तो आपने डिबेंचर का पैसा यूज कैसे, कौन से रेशो में किया है? 10:8:6:2 4:2। Are you getting it? Earlier that was not the case. Earlier when I was used to redeem the debenture at a particular date, I was using first year के end में, first year के लिए I was using 10 करोड़, second year के लिए I was using 10 करोड़, third year के लिए I was using 10 करोड़, fourth year के लिए I was using 10 करोड़, fifth year के लिए I was using 10 crore. So ratio was 1:1:1:1:1:1:1. That's why I have divided that amount by 5. But now the ratio is 10:8:6:5:4:2. So now you should divide the discount in the ratio of 10:8:6:4:2. Sorry, मैंने गलत बोला पिछले केस में। 10:8:6:4:2. Is it right? So what is the total of this? 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 2, 30. Is it right or not? हाँ, तो दोस्तों आपको पहले साल का डिस्काउंट कितना रिकॉर्ड करना है? 10/30. सेकेंड ईयर में डिस्काउंट कितना दिखाना है? 8/30. थर्ड ईयर में 6/30. फोर्थ ईयर में 4/30. फिफ्थ ईयर में 2/30. आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, लेकिन ये 10 कौन सा अमाउंट है? बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है या एंड में? हर साल का डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है तो आपको अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर लेना है, क्योंकि आप एंड में पेमेंट करोगे तो बैलेंस घट के दिखेगा। तो बिगिनिंग वाला बैलेंस लेना है। डू यू गेट इट? आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसा मैंने पैसा यूज किया उसी प्रोपोर्शन में डिस्काउंट जाना चाहिए ना। पहले साल के लिए आप 10 करोड़ यूज कर रहे हो तो डिस्काउंट में से 10 करोड़ रिलेटेड प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपके P&L में जाना चाहिए। दूसरे साल में आप पैसा थोड़ा सा कम यूज कर रहे हो, 8 करोड़ यूज कर रहे हो, तो बस उसके हिसाब से, मतलब ये जो मेथड अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड मेथड, इसमें क्या होने वाला है? आपका डिस्काउंट पहले साल में ज्यादा जाएगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट यूज कर रहे हो, दूसरे साल में थोड़ा कम जाएगा, तीसरे साल में और थोड़ा कम जाएगा, चौथे साल में और थोड़ा कम जाएगा, पांचवें साल में उससे भी कम जाएगा। लेकिन जाएगा तो टोटल अमाउंट P&L में, आज नहीं तो कल पूरा का पूरा अमाउंट ही P&L में जाएगा, लेकिन जाने का तरीका मैचिंग कर रहे हैं हम लोग। जैसे पैसे यूज कर रहे हैं वैसे
डिस्काउंट भी मैच कर रहे हो उसके साथ। पहले वाले मेथड में इट वाज वेरी सिंपल, हर साल आप सेम अमाउंट यूज कर रहे हो इसलिए डिवाइडेड बाय 5 करके खत्म करो। यानी दोनों मेथड अलग अलग नहीं है, बस पेमेंट का तरीका बदला तो राइटिंग ऑफ का तरीका भी हम लोग बदल देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लिख के देता हूँ, चलेगा? ट्रीटमेंट, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट in the ratio of balance of debenture outstanding at the beginning of year. Balance of debenture outstanding at the beginning of the year. चलो दोस्तों, समझा आपको? फाइन, एक आध एग्जांपल सॉल्व करें इसके ऊपर। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आगे सब लोग बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मत लो। आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, ओके? बाकी वो छोड़ के कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए क्या सब लोग? HDC लिमिटेड issues 1,12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at ₹94। तो दोस्तों 6 रुपए का डिस्काउंट लगभग यहाँ पे पर डिबेंचर हम लोग दे रहे हैं। इज इट राइट? एट द टाइम ऑफ इशू हम लोग कितने रुपए रिसीव करेंगे? 94। बट हम बुक्स में डिबेंचर की लाइबिलिटी कितने में दिखाएंगे? 100 में। तो 6 रुपए का डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ द 5 years। मतलब सिंपल है, एक झटके में 5वें साल के एंड में पूरा का पूरा अमाउंट हम रिपे कर देंगे। यानी यहाँ पे हमें सिंपल वाला तरीका यूज करना है। क्या करना है? 6 रुपए का पर डिबेंचर जो डिस्काउंट है वो हमें राइट ऑफ करना है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ सॉरी इन ईच ऑफ द 5 years। ठीक है ना? तो सिंपल है, 1/5 अमाउंट विल बी रिटर्न ऑफ। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज आर नॉट आस्क्ड, ओके? तो लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹6 per debenture into how many debentures? 1,00,000 debentures। So total amount of discount is equal to ₹6 lakhs।
नेक्स्ट लाइन पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years। तो सिंपल है, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ 5 years इज इक्वल टू ₹6 lakhs divided by 5, 1,20,000। बात खत्म। बराबर है बच्चों? इज इट सिंपल? नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12। आप चाहिए तो इस चार्ट के अंडर यहाँ पे रेफर क्वेश्चन नंबर 11 लिख सकते हो। इस सिचुएशन में, पहले वाले सिचुएशन में लिख सकते हो रेफर क्वेश्चन 11, एंड दूसरे वाले सिचुएशन में लिख देना रेफर क्वेश्चन 12। दूसरे वाले सिचुएशन में लिखना रेफर क्वेश्चन 12। ओके, चलो सब लोग हो गया मेरे साथ? HDC लिमिटेड issues 2,12% debentures of ₹10 each at 9.40 on 1st January 2022। तो दोस्तों HDC लिमिटेड नाम की कंपनी है। हाउ मेनी डिबेंचर्स आर इशूड? 2 लाख। कितने रुपए का डिबेंचर है? 10 रुपीज फेस वैल्यू का। इशू कितने में किया है? तो पर डिबेंचर डिस्काउंट आ जाता है 0.60 इंटू 2 लाख, तो कितना आता है टोटल डिस्काउंट? 1,20,000। करेक्ट है क्या दोस्तों? तो 1,20,000 का डिस्काउंट है। अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। यानी हर साल हम 1/5 अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है डिबेंचर्स का? 20 लाख। 20 लाख का 1/5 कितना आता है देखो? 4 लाख। यानी पहले साल के एंड में कितना पे करेंगे? पहले साल के एंड में कहां पे बोला है? द फर्स्ट रिडम्पशन विल बी ऑकरिंग फ्रॉम 31 दिसंबर। आपने डिबेंचर इशू कब किया है? 1 जनवरी को। तो बराबर 1 साल के बाद 4 लाख रुपए पे करेंगे। तो पहले साल में बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है? 20 लाख। दूसरे साल में कितना है? दूसरे साल के बिगिनिंग में 16 लाख रहेगा, 16 लैक्स। तीसरे साल के बिगिनिंग में 12 लैक्स। चौथे साल के बिगिनिंग में 8 लाख। पांचवें साल के बिगिनिंग में 4 लैक्स। 6th ईयर के पांचवें साल के एंड में 0। उसके बाद तो डिस्काउंट रहना ही नहीं चाहिए। तो डिस्काउंट हमें 5 सालों में लगाना है। पहले साल के एंड में कितना लगेगा फिर? नहीं, प्रोपोर्शन लेना है हमें। प्रोपोर्शन पहले साल के एंड में हमें डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करना है? प्रोपोर्शन विल बी 20 बाय टोटल करना पड़ेगा। 20:16 करते हैं, टेबल बनाते हैं, 60 आता है उसका टोटल। तो 20/60। ओके, एक काम करते हैं, चलो शैल वी सॉल्व दिस? फाइन। इनडायरेक्टली डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो हमें प्रोपोर्शनेटली बांटना है। कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। राइट डाउन। फर्स्ट लिखिए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 0.60, 1,20,000।
ओके, नेक्स्ट लाइन पे, दिस डिस्काउंट is to be written off to P&L account in the ratio of बोलिए बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स, इसको हाईलाइट करो, इन द रेशियो ऑफ बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ ईयर proportion in which discount to be written off, रेशियो यहाँ पे लिखेंगे, ओके, एंड लास्ट कॉलम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। लास्ट कॉलम कौन सा है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। लैपटॉप बंद पड़ गया। आ गया? चलो, ईयर 1 एक लाइन ब्लैंक छोड़ो, ईयर 2 एक लाइन ब्लैंक छोड़ो, ईयर 3 एक लाइन ब्लैंक छोड़ो, ईयर 4 एक लाइन ब्लैंक छोड़ो, ईयर 5। बताइए दोस्तों, ईयर 1 के बिगिनिंग में कॉलम को पढ़ रहे हो ठीक से? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर कितना है? जैसे ही ईयर 1 का बिगिनिंग मतलब उसी दिन इशू किए थे डिबेंचर, तो 2 लाख डिबेंचर 10 रुपए वाले इशू किए हो, तो 20 लाख का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। उसमें से 4 लाख अपने ईयर 1 के एंड में पे किए होंगे ना, तो 20 लाख रुपए का डिबेंचर था, उसमें से आपने 4 लाख का रिपेमेंट किया होगा, तो बचा कितना? 16 लैक्स। फिर 12 लैक्स, करेक्ट है क्या दोस्तों? फिर सबको समझ में आ रहा है ना? 16 लाख का सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में अमाउंट था, सेकेंड ईयर के एंड में आपने 4 पे कर दिया, तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना बचा? 12 लाख। 12 लाख का बैलेंस बिगिनिंग में था, थर्ड ईयर के एंड में आपने 4 लाख और पे कर दिए, तो फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में बचे कितने? 8 लाख। और फिफ्थ ईयर के एंड में बचे कितने? सॉरी, फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में बचे 4 लाख, वो 4 लाख आप फिफ्थ ईयर के एंड में पे कर दोगे। ऐसा ही है ना आपका पेमेंट का पैटर्न? तो अभी आपको रेशियो दिख रहा है क्या डिस्काउंट बांटने का? 20:16 12:12 8:4। तो इनडायरेक्टली हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे डिस्काउंट? आप चाहिए तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रखना, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ
in 20:16:2, 12:2, 8:4, तो इन सब नंबर्स का टोटल लेना पड़ेगा। कितना आता है देखो जरा, 60। इज इट राइट? तो पहले साल में डिस्काउंट बटेगा 20/60, दूसरे साल में 16/60, थर्ड ईयर में 12/60, फोर्थ ईयर में 8/60, फिफ्थ ईयर में 4/60। बराबर है कि नहीं दोस्तों? तो चलो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएंगे, एक एक लाइन ब्लैंक छोड़े हो ना। टोटल डिस्काउंट कितना है? 1,20,000, उसका 20/60 पहले साल में जाएगा। ₹40,000, देन 1,20,000 इंटू 16/60, 32,000। प्लीज शो द कैलकुलेशन। 1,20,000 इंटू 12/60, 24,000। वेरी वेरी गुड। देन 8/60, 16,000, एंड लास्ट में 8,000। टोटल जरा देख लो 1,20,000 आता है क्या? आएगा ही। उसी अमाउंट को उस रेशो में बांटे हो तो टोटल तो 1,20,000 ही आना है। फिर भी चेक करके देख लो। चलो आगे बढ़ो क्या नौजवानों? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। But before that, write down the name of the concept, interest on debentures. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टाइटल लिख के रखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लिखा सब लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। Write down some important points. Some important points. For company, interest paid on debentures
is a expense, hence always debited. बराबर है ना दोस्तों? इंटरेस्ट अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा. सेकेंड पॉइंट लिखना, इंटरेस्ट इज paid by the company at a fixed date generally 6 monthly or annually. सभी को यह समझ में आया? एग्जाम्पल 30th September एंड 31st March. लिखेंगे ऑन 30th September इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th September इज पेड. समझे क्या? एंड ऑन 31st March बताइए कहां से कहां तक का इंटरेस्ट पे किया जाएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम 1st October टू 31st March इज पेड. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अगर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 31 दिसंबर तो कहां से कहां तक का इंटरेस्ट पे करेंगे? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, क्योंकि उसके पीछे का इंटरेस्ट कब पे किया होगा हमने? 31 दिसंबर को. तो जहां से इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो वाला इंटरेस्ट पे कर देंगे. बस हर रोज इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा. आपको 6 महीने में एक बार या फिर क्वार्टरली एक बार या फिर एनुअली एक बार, मोस्टली 6 मंथली होता है या फिर एनुअली होता है. क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? Interest is always calculated on interest is always calculated on face value of debentures. Interest is always calculated on face value of debentures and face value of debentures. Issue price doesn't matter. यानी 100 रुपए का डिबेंचर आपने 90 पे इशू किया है तो 90 पे इंटरेस्ट नहीं देना है. कितने पे देना है? 100 पे ही देना है. क्लियर है क्या दोस्तों? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जॉट डाउन करके दे रहा हूं, इतने ही पढ़ने आपको. एज पर इनकम टैक्स लॉ, as per income tax laws, sometimes it is required to deduct tax on interest payment. Tax on interest payment.
this deducted amount is required to be paid to government. अब ये क्या चक्कर है पता है आपको? टीडीएस सुना है कभी? इसको बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कंपनीज सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट अगर आप फ्यूचर में जाके पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि टीडीएस में एक सेक्शन इंटरेस्ट के लिए डेडिकेटेड है। अब होता क्या है समझ लो, मैं कंपनी और आप डिबेंचर होल्डर्स, तो आज मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ हर 6 महीने में, इज इट राइट और नॉट? तो मान लो आपको 30 सितंबर को ब्याज मिला, उस ब्याज क्यों, वो ब्याज आपका इनकम हो गया एक प्रकार से, और आप भी टैक्स ब्रैकेट में आते हो समझ, ठीक है ना? तो उस ब्याज पे आप टैक्स कब भरोगे? आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, और आपको मैंने 30 सितंबर 24 को इंटरेस्ट पे कर दिया है। कौन से पीरियड का? 1 अप्रैल 24 से 30 सितंबर 24 तक का। बात पकड़ में आ रही है क्या? आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय टैक्स भरते हो, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 24-25 आप फाइल करने का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। तो आप इस इनकम को, जिस इनकम को आप 30 सितंबर को रिसीव कर रहे हो ना, उसका टैक्स आप कब भरोगे? 31 जुलाई 25 को, लगभग 1 साल के बाद, लगभग 9 मंथ्स के बाद यू कैन से। तो 9 महीने के बाद टैक्स भरोगे तो 9 महीने का नुकसान होगा कि नहीं सरकार को? जो टैक्स आपने इनकम कमाने पे भरनी थी वो आप कब भर रहे हो? 9 महीने के बाद। ये आप अकेले की बात नहीं हो रही है, इंडिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो इंटरेस्ट रिसीव करते होंगे, उन सबका टैक्स सरकार को 9 महीने के बाद मिलेगा। तो सरकार ने टैक्स लॉ में एक प्रोविजन लाया, जो बंदा इनकम पे कर रहा है, मतलब कंपनी, ये इनकम आपको पे कौन कर रहा है? आपका इनकम है, हमारा एक्सपेंस है, आपका इनकम है, बराबर है कि नहीं? आपको इनकम कब पे किया जा रहा है? 30 सितंबर को। तो कंपनी के ऊपर ही जिम्मेदारी रख दी इनकम टैक्स लॉ ने कि आप ये पेमेंट करते समय 10% अमाउंट उसमें से कट करके हमें दे दो। ये नालायकों को कब भरना है भरने दो, हम पहले ही पैसा उनके मुंह से छीन लेंगे। इट इज लाइक गिविंग आइसक्रीम टू अ बेबी, ईटिंग हाफ। कट करके ही देंगे टीडीएस। आइसक्रीम देंगे बट आधा खा के देंगे, तो बच्चा जितने में खुश आधा मिलता है उसमें ही खुश हो जाएगा। तो आपका ऐसा ही है, आपका ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे जग में ऐसा ही रूल है। TDS is the best concept government has invented to take advance taxes. अब कंपनी की जिम्मेदारी क्या है फिर? अभी मान लो रूल के मुताबिक 10% का टैक्स काटना है, तो आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो आपको 10,000 में से 10% काटेंगे और आपको कितना देंगे? 10,000 में से 10% यानी 1,000 कट करेंगे, तो आपके हाथ में 9,000 देंगे, और 1,000 रुपए की पार्टी कंपनी नहीं करेगी, 1,000 रुपए गवर्नमेंट को भरेगी कंपनी। यानी कंपनी के व्यू पॉइंट से कंपनी ने टोटल खर्चा कितने का किया? 10,000 का। 9,000 आपको दिए, 1,000 सरकार को दिए, लेकिन सरकार को देते समय आपका पैन नंबर डाल के देना पड़ता है, उसका एक रिटर्न होता है, वो आप फ्यूचर में जाके देखोगे, कोई टेंशन मत लो, बट आपका वो लिंकिंग होता है, तो आपके पैन नंबर पे वो आपने भरा हुआ टैक्स दिखता है। भरता कौन है लेकिन? कंपनी ने, आप ही भर रहे हो। कंपनी क्यों भर रही है? आप ही भर रहे हो। काम कौन कर रहा है टैक्स भरने का? आपके बिहाफ पे कंपनी कर रही। ये कंपनी को ऐसा जिम्मेदारी दिया, तो कंपनी इस जिम्मेदारी को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। टैक्स लॉज है, लॉ सबको फॉलो करने पड़ेंगे। लॉ है अपने कंट्री का, जो कोई भी इंटरेस्ट पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर पे करेगा उसको टैक्स काटना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या करती है पता है इनकम टैक्स एक्ट? उस मैं भी आपको, मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो मेरे P&L अकाउंट में खर्चा दिखेगा कि नहीं? तो आपको मैंने 10,000 रुपए पे किए ना, तो उसके ऊपर मेरा 30% का टैक्स बचता है। सरकार बोलता है कि यू कैन शो इट एज एक्सपेंडिचर। तो 10,000 में 3,000 रुपए का टैक्स मेरे कंपनी का भी बचत हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर। हम प्रॉफिट पे टैक्स भरते हैं,
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा ना अपना। तो सरकार बोलती है कि अगर आप टैक्स नहीं काटोगे ना तो ये 10,000 हम खर्चे में डालने नहीं देंगे। तो इनको भी 3,000 का टैक्स एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। मतलब खर्चा करके भी खर्चा नहीं दिखाने का परमिशन टैक्स लो नहीं दे रहा है। तो ये डर हमेशा कंपनियों को रहता है। तो कंपनियां टैक्स डिडक्ट करती है। सरकार ने लॉक लगाया इनको कि आप टैक्स नहीं काटोगे ना तो हम आपको वो खर्चा दिखाने का परमिशन नहीं देंगे। मैं टैक्स लॉ बता रहा हूँ आपको। बट टैक्स लॉ जानने से कोई फायदा नहीं है, वो आप इंटरमीडिएट में पढ़ लोगे। अभी आपको एंट्रीज समझ नहीं है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की। तो इनडायरेक्टली दोस्तों कंपनी ने 10,000 का इंटरेस्ट देना है तो 10,000 ही पे कर रही है कंपनी, बस आपके हाथ में 9,000 रुपए दे रही है। तो बोलो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 10,000 का 10,000। मैं टीडीएस नाम से पे कर रहा हूं जरूर, लेकिन वो एक तो है इंटरेस्ट का ही पोर्शन। इज इट राइट और नॉट? तो कंपनी एंट्री क्या मारेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,000, आपके खाते में 9,000 रुपए चले गए। टू टीडीएस पेएबल, टू टीडीएस पेएबल कितना? 1,000। अब बाद में और एक एंट्री मारनी पड़ेगी, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? यानी अगर देखा जाए तो एंट्री क्या हो रही है? इंटरेस्ट टू बैंक ही हो रही है, इंटरेस्ट टू बैंक ही हो रही है। लेकिन इसको ऐसे ही दिखाना है, पहले सरकार को पे करना है ऐसा दिखाना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब क्या? डिबेंचर होल्डर को उतना पैसा कम पे करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक और टू डिबेंचर होल्डर 9,000 टू टीडीएस पेएबल 1,000। लेटर ऑन टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000। क्या आपको ये समझ में आया? और इंटरेस्ट अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ पे भेजोगे आप लोग? पी एंड एल अकाउंट। क्लियर है क्या दोस्तों? तो एंट्रीज यहाँ पे देखो, फॉर मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेएबल टू बैंक एंड लेटर ऑन टीडीएस पेएबल टू बैंक। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेफर पेज नंबर 192 and 193 for details and journal entries। ओके दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपको ये समझ में आया? छोटे 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 कंसेप्ट हैं बट अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रीड एंड सॉल्व। जर्नल एंट्रीज बनानी है 2022 के अकाउंटिंग ईयर की। चलो शुरू से शुरू करो। 1 जनवरी 19 1 जनवरी 22 करो डेट वहां पे। 1 जनवरी 2022 करना है यहाँ पे। क्वेश्चन को पढ़ लू क्या? मैं आपको इवेंट बताता हूँ, सारे इवेंट आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना? कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स of the face value of rupees 10 lakhs at 10% discount on 1/1/22। ठीक है, कर लोगे आप लोग? 10% डिस्काउंट पे इशू करना है तो 100 रुपए का डिबेंचर मानो। एजम्पशन करो अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं बताई गई है, फेस वैल्यू बताई है लेकिन टोटल में बताई है, पर डिबेंचर फेस वैल्यू कहाँ पे दी है, तो पर डिबेंचर फेस वैल्यू आप 10 रुपए मान सकते हो, नहीं तो 100 रुपए मान सकते हो। इंस्टीट्यूट हमेशा कौन सी वैल्यू मानता है? 100 रुपए ही मानना है। ठीक है, तो 100 रुपए मानता हूं तो कितने डिबेंचर इशू किए? 10,000। तो 10,000 डिबेंचर्स आर इशूड एट रुपीज 100 ऑफ रुपीज 100 ईच, इशूड एट 90। 10% का डिस्काउंट दिया ना, तो 90 रुपीज। तो इसकी एंट्री आपको आती है दोस्तों, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री करो, लेटर ऑन अलॉटमेंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करो। पूरा का पूरा पैसा किसके साथ आएगा? एप्लीकेशन के साथ आएगा। ओके, रुकिए। उसके बाद क्या बोला देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट रेट कितना है दोस्तों? 12%। तो 12% का ब्याज आप 90 रुपीज पे दोगे या 100 रुपए पे? 100 रुपए पे। तो ब्याज कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स at 10% was payable on 30th June and 31st December every year
all the debentures were redeemed after the expiry of 5 year period at a 5% premium. ओ नो, 5% का प्रीमियम भी देना है रिडम्पशन के वक्त, तो इसका भी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा. पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 22. चलो डिबेंचर इशू की तो एंट्री कर सकते हो ना, पहले दो करो.
चलो किया सॉल्व, एटलीस्ट पहले दो एंट्रीज। ओके चेक करते हैं। हम्म तो पहली एंट्री होगी 1 जनवरी को, इज इट राइट? 1 जनवरी 22, बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी applications were received? 10,000 applications into 100 rupees, sorry, 90 rupees each, 9 lakhs to debenture application account, 9 lakhs। उसके बाद 1/1/22 को ही अलॉटमेंट कर देंगे हम लोग, इज इट राइट? तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 lakhs, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 debentures into 10 rupees, 1 lakh, loss on issue of debentures debit 10,000 shares debentures we are redeeming at 5 rupees premium, 50,000 to 12% debentures account, 10,000 debentures into 100, 10 lakhs to premium on redemption of debentures, how much? 50,000। करेक्ट है क्या दोस्तों? बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, पूरा का पूरा एक साथ पैसा आने वाला था तो यहीं पे एंट्री करनी पड़ेगी। इज इट राइट और नॉट? सही है दोस्तों, फाइन। अब डिबेंचर इशू हो गए, अब हमें बस करते क्या रहना है? 30 जून को एंड 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देते रहना है। इज इट राइट और नॉट? तो पहला इंटरेस्ट हम देंगे 30 जून 2022 को। इंटरेस्ट टीडीएस करके देना है आपको, बराबर है कि नहीं? पहले हम इंटरेस्ट कितना देना है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यहां पे कैलकुलेशन दिखा दो दोस्तों। 10,000 डिबेंचर्स है और इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू, तो इंटू 100 करेंगे। इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। और इंटरेस्ट कहां से कहां तक का देंगे? 1 जनवरी को डिबेंचर इशू किए हो, 1 जनवरी से 30 जून तक, यानी कितने महीनों का इंटरेस्ट? 6 महीनों का। हाँ जी, टीडीएस बाद में करेंगे, पहले इंटरेस्ट कितना पे करना है दिखाएंगे। 60,000 इंटरेस्ट देना है, 60,000, ये 12% इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 60,000 का दिखाएंगे, और किसको पे करना ही है? किसको पे करना ही है? डिबेंचर होल्डर को। हाउ मच? 60,000। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। ओके दोस्तों, उसके बाद
30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को पेमेंट करेंगे। अब डिबेंचर होल्डर्स को पे कितना करना है? 60,000। उसमें से बैंक अकाउंट से अभी के अभी उसको कितना पे करेंगे? 60,000 माइनस 10%, 54,000। और जो पैसा कट किया वो कौन से अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे? टीडीएस पेएबल अकाउंट। हाउ मच? 6,000। बात पकड़ में आ रही है क्या? एंड नाउ 30 जून 2022 को ही हम लोग और एक एंट्री पास करेंगे। कौन सी? टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। छह हजार, 6,000। डन है क्या? बोलो दोस्तों। चलो आगे बढ़ू। नेक्स्ट। उसके बाद अगला इंटरेस्ट कब पे करेंगे? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2022। अगेन सेम एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे दिस टाइम? अगेन सेम कैलकुलेशन, 10,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज फेस वैल्यू इंटू 12% इंटू पीरियड। कौन से पीरियड का इंटरेस्ट देना है अभी? 30 जून से, यानी 1 जुलाई से 31 दिसंबर का, यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है। सेम अमाउंट आएगा, 60,000, 60,000। बराबर है क्या? अब डिबेंचर होल्डर को जो अमाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेएबल फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, नरेशन लिख लेना। बीइंग इंटरेस्ट पेएबल फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2022 को बोलो क्या एंट्री होगी पेमेंट की? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर्स को 60,000 देने हैं, उनको हाथ में कितना देंगे? 54,000। एंड बचा हुआ पैसा कहाँ पे भेज देंगे? टीडीएस पेएबल अकाउंट। हाउ मच? 6,000। अगेन 31 दिसंबर 2022 को टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000, 6,000। करेक्ट है क्या दोस्तों?
being interest, sorry, TDS paid. Okay. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 31 दिसंबर 2022 को अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है ऐसा मान के हम लोग पी एंड एल को भेज देंगे। क्या क्या बताओ? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में लिखते हैं, टू इंटरेस्ट अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का कितना गया? 60,000 प्लस 60,000, 1,20,000 क्रेडिट करके पी एंड एल को भेज दिया। उसके साथ साथ और क्या भेजना है? टू डिस्काउंट ऑन इशू, कितना है? डिबेंचर का लाइफ कितना है? 5 साल ना। तो अपना डिस्काउंट अमाउंट में से 1/5 अमाउंट, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,00,000 इंटू 1/5, 25,000 नहीं, 20,000। ओके ओके, 20,000। नेक्स्ट, टू लॉस ऑन इशू कितना है? 50,000 का 1/5, 10,000। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये एंट्री आपको हर साल करनी है, 30,000 कम होते जाएंगे उस अकाउंट से, और वो बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। सभी बच्चों को ये समझ में आया मेरे प्यारे मित्रों? चलो, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 अभी आपको सॉल्व करना है। फटाफट करोगे क्या? 14, 15, 16 5-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे।
एक ही हुआ, आसान है पहला क्वेश्चन। कंट्री क्राफ्ट्स लिमिटेड issued 1 lakh 8% debentures of rupees 100 each at 5% premium, payable fully on application and redeemable at a premium of rupees 10. पास द जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 105 बराबर है क्या, तो 10 लाख सॉरी 1 करोड़ 5 लैक्स 105 लैक्स रुपीज इन थाउजेंड लिखे, क्यों, अच्छा जो है वो है 1 लाख इंटू 105 डिवाइडेड बाय 1000 करूं क्या, तो 10,500 लिखा होगा आपने। ओके गुड, अब आगे बढ़ता है अगली एंट्री। नहीं नहीं नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक क्यों डेबिट किया, ऐसे क्यों कर रहे हो, कॉफी की जरूरत है क्या। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,500 करेक्ट, टू सॉरी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 1 लाख इंटू 10 रुपीज बराबर है कि नहीं, 1000 आता है करेक्ट। उसके बाद टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख डिबेंचर इंटू 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा मैं, तो 10,000 करेक्ट है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख डिबेंचर इंटू 5 रुपए इच डिवाइडेड बाय 1000 500। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख इंटू 10 रुपए डिवाइडेड बाय 1000 करते हो तो 1000 आता है करेक्ट है क्या दोस्तों। आंसर दिखा दूं मैं इसका, ये रहा आपका आंसर, सही है दोस्तों। चलो ये आगे के दो क्वेश्चन भी वैसे ही सिमिलर काइंड के, कैन यू सॉल्व इट एज अ होमवर्क, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो योर होमवर्क, करोगे ना, बोलो ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, आ गए, ये सॉल्व करते हैं अभी, सब लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 15 एंड 16 आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए क्या। On 1st April 22, S Limited issued 1 lakh 12% debentures of 100 each at a discount of 5%, redeemable on 31st March 27. Issue was oversubscribed by 20,000 debentures who were refunded their money. तो एप्लीकेशंस कितने आए होंगे, 1,20,000। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31st मार्च, तो दोस्तों इंटरेस्ट साल में एक ही बार पे किया जाता है। पहला इंटरेस्ट पेमेंट कहां से कहां तक का होगा, डिबेंचर इशू किए हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी लगभग 12 महीने, तो पहला इंटरेस्ट पूरे साल का पे करेंगे। पास द जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है आपको 1 साल के लिए, एंड इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एज्यूमिंग टीडीएस इज डिडक्टेड एट 10%। तो दोस्तों ये दो लेजर अकाउंट की बात की है और बाकी इशू के टाइम के जर्नल एंट्रीज करने हैं। तो चलो पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, इशू के टाइम के जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो राइट डाउन जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, journal entries at the time of issue of debentures।
पहली एंट्री, एप्लीकेशंस मिल जाएंगे दोस्तों। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 एप्लीकेशंस आए हैं, हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो 95 रुपीज। करेक्ट है क्या दोस्तों? तो रुपीज इन लैक्स लिखे 114, या रुपीज इन थाउजेंड्स लिखे, लैक्स लिखना है। ओके, क्यों ऐसा क्यों डिसाइड करते हो? ऐसे आली लहर केला कहर, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। ओके दोस्तों, तो बैंक अकाउंट डेबिट 114, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है। अरे मैं क्या कर रहा हूं, दिमाग पे लोड दे रहा हूं लगता है। टू डिबेंचर application account, how much? 114. Second entry, debenture application account debit 114. Is it right my friends? उसके साथ साथ हम और क्या डेबिट करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट। यहां पे कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी दोस्तों। 1,00,000 डिबेंचर आप अलॉट कर रहे हो, उसके ऊपर हर डिबेंचर को 5 रुपए का डिस्काउंट दिए हो, तो 5 लाख बराबर है ना? और रिडम्शन कितने पे होने वाला है, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, तो हम मानेंगे कि रिडम्शन फेस वैल्यू पे हो रहा है, तो लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। 2, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिबेंचर? 12% डिबेंचर अकाउंट। दोस्तों यहां पे भी कैलकुलेशन दिखा दो। 1,00,000 डिबेंचर ऑलवेज एट फेस वैल्यू, तो 100 lakhs। 2 बैंक जो एक्सेस एप्लीकेशंस आए वो हमें क्या कर देने हैं? रिफंड करना है 95। 20,000 एप्लीकेशन एक्सेस आए इंटू 95, तो 190, 190 आया। ओनली 90, 20,000 इंटू 95, ओके 1, हाँ 19 lakhs करेक्ट, वही मैं सोच रहा हूँ। तो 114 डेबिट प्लस 5, 119, 119, is it done? Being debentures allotted, फाइन। उसके बाद हो गया ना ये, बात खत्म। अब हमें कौन से लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोले उन्होंने? अब क्वेश्चन में डिबेंचर्स रिडीमेबल कब के है बोला है? 31 मार्च 27 को, इज इट राइट? हाँ, तो लिखेंगे you are required to prepare journal entries at the time of issue of debenture, discount on issue of debenture account। चलो अब लिखेंगे स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
debentures. Calculation of discount on issue of debentures. Shall we start? Which is equal to, sorry, discount of issue on, calculation of discount on issue of debentures to be written off. डिस्काउंट तो हमें पता है ना दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है, टू बी रिटर्न ऑफ. तो नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स डिबेंचर्स आर आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 27. बताइए कितने साल? 23 को पहला साल खत्म होगा, 31 मार्च 23 को. 23, 24, 25, 26, 27 यानी 5 इयर्स. एंड रिडम्पशन 1 स्ट्रोक होने वाला है, बराबर है कि नहीं? देयरफॉर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ every year in next 5 years is equal to, what is the amount of discount? 5 lakhs rupees, 5 lakhs divided by 5 years, rupees 1 lakh. Is it right? Fine. चलो, prepare this account. Discount on issue of debenture. पहली एंट्री तो आपने करी है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर. ये 5 लाख की एंट्री कर चुके हो आप लोग. 5 लाख 100 से, 5100 से, तो 5000 इंटू 100 करके देख लेना, 5 लाख है ये. ओके. उसके बाद पी एंड एल को कितना जाएगा? 1 लाख. बचेगा बैलेंस कितना? 4 लाख. फिर 4 लाख ब्रॉट डाउन करोगे, फिर पी एंड एल को वापस 1 लाख जाएगा. कैन यू कंप्लीट दिस एज होमवर्क? अरे श्योर, देख लेना, करोगे ना? 5 साल का अकाउंटिंग करना है. लेजर अकाउंट पूछा है आपको, तो एक काम करिए, लेजर अकाउंट बनाइए 10 लाइन का, बना के रखिए वहां पे. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. डेट रुपीज, डेट रुपीज. दस लाइन चाहिए कम से कम, 1 साल को 2 लाइन्स. ओके दोस्तों, करोगे ना एज ए होमवर्क? आसान है, लेजर बनाना है बस. और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिबेंचर अकाउंट, वो भी कितने साल का? 5 साल का. तो उसके लिए भी आप लोग 10 + 10 20 लाइन छोड़ दो. 5 साल का अकाउंटिंग, 1 साल का करके दिखाता हूं मैं, चलेगा ना? अरे बोलो ना, करोगे ना बच्चों? नाराज तो नहीं हो ना? या यहीं पे खत्म करना चाहोगे? होमवर्क करो. ओके, आज संडे है. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट,
डेट मैं आपको 10:45 को छोड़ देता हूँ, चलेगा ना? वहां से आपको 11:15 तक ब्रेक मिलेगा। अगला लेक्चर आपको 11:15 का, आधा घंटे का ब्रेक। बीच में ब्रेक नहीं दिया मैंने क्योंकि कंटिन्यू करते करके 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, चलेगा ना? तो आप ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करना है तो वहां पे ब्रेक में कर लो, चाय वगैरह पी के आ जाओ फ्रेश होके। ओके, चलो ये खत्म करते हैं। 1 साल का अकाउंटिंग करके दिखाता हूँ, बाद में आप लोग बचे हुए 4 साल का कंप्लीट कर लेना। ये भी हमें 10 लाइन का चाहिए अकाउंट। चलो चलो लिखो, आप भी लिख लो, 1 साल का खत्म कर लो मेरे साथ। अभी बैठ के समय वेस्ट वेस्ट ही होने वाला है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, एंड दूसरा कौन सा बनाने के लिए बोला है? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 5 साल का 5 इंटरेस्ट, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? साल में एक ही बार इंटरेस्ट पे करना है, लकी हो। 2-2 बार होता तो और काम बढ़ जाता। चलो जी, शैल वी स्टार्ट? चलो इंटरेस्ट की पहले अमाउंट निकालते हैं। पूरे साल का इंटरेस्ट, कितने रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है आपके? एंट्री में देखो, 1 लाख रुपए के, सॉरी 100 लाख के, बोलो ना रे। 100 लाख पे 12% का इंटरेस्ट कितना आता है? पूरे साल का 12 लाख रुपए। हाँ, तो 12 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है किसको? डिबेंचर होल्डर को। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तारीख लिखेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर 2022, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 12 लाख। सभी बच्चों को ये कैलकुलेशन एटलीस्ट समझ में आ जाएगा? 100 लाख इंटू 12% इंटू 1 ईयर, करेक्ट है कि नहीं? बोलो ना रे बच्चों। अब ये 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट में। तारीख होगी 31 दिसंबर 2022 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। हाउ मच? 12 lakhs। सही है क्या दोस्तों? मेरे प्यारे मित्रों, क्या ये सही है? चलो अब ये 12 लाख का पेमेंट करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स को कितने देंगे? 31 दिसंबर 22, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोस्तों टीडीएस करना है क्या? यस, 10% का टीडीएस काटना है। तो 12 लाख में से 10% काटेंगे, यानी 1,20,000। 12 माइनस 10%, तो बचते हैं 10,80,000 पे करेंगे। और बचा हुआ जो टीडीएस है वो कौन से अकाउंट को भेज देंगे? टू टीडीएस पेएबल 1,20,000। एग्री? करेक्ट है क्या दोस्तों? फाइन। उसके बाद ये डिबेंचर सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट में जो बैलेंस है वो कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाता है इंटरेस्ट का बैलेंस? थैंक यू, बाय पी एंड एल अकाउंट। अब यही सेम एंट्रीज आपको अगले 5 साल के लिए रिपीट करने हैं, डेट बदलना है बस।
यही कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, बोलो हाँ या ना। अमाउंट भी बदलेंगे क्या? नहीं, देखो ना यहाँ पे, ये देखो 12 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 25 समझे? कंटिन्यू करोगे ये 4 साल के लिए? अभी नहीं, घर जाके। ओके, ओके बोलो दोस्तों। फाइन। क्वेश्चन नंबर 20 is your homework. Question number 20 is your homework. ओके दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21. On 1st January, Ankit Limited issued 10% debentures of the face value of rupees 20 lakhs at 10% discount. Debenture interest after tax deducting tax at source at the rate of 10% was payable on 30 June and 31st December every year. All the debentures were redeemed after the expiry of 5-year period at 5% premium. एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, करोगे क्या? हमने जो सॉल्व किया था ऐसा ही है ना? तो 21 इज ऑल्सो योर होमवर्क. ओके दोस्तों, 22 मैं होमवर्क देना चाहता हूं, लेकिन कल. अभी बच्चे कौन से क्वेश्चन जरा बताओगे? एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 7 बचा है. 7 क्यों पेंडिंग रखा है हमने? X Limited issued 1,12% debentures of rupees 100 each at a discount of 10% payable on fully on application by 31st May. Applications were received for 1,20,000 debentures. Debentures were allotted on 9th June. अरे क्यों रखा है इसको पेंडिंग? किसने रखा है इसको पेंडिंग? लिख लो होमवर्क, या अभी सॉल्व करोगे? अभी करोगे? अच्छा चलो, 7 नंबर का पेंडिंग होमवर्क है. तो आज का होमवर्क जरा बताइए प्लीज. अभी 7 ही बताओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15 भी है, क्वेश्चन नंबर 16, 20, 21. अलग एक भी क्वेश्चन नहीं है, रोना नहीं है, 5 मिनट में खत्म करोगे. प्रैक्टिस करनी जरूरी है. ओके, 8 का पेंडिंग जानबूझ के रखा है, कल पढ़ाऊंगा. इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी कल पढ़ाऊंगा मैं. 11 12 खत्म हो गया. 13 नंबर खत्म है ना? 14 हो गया. 15 होमवर्क दिया. 16 17 हो गया. 18 पेंडिंग रखो. 19 पेंडिंग रखेंगे. 20 21 होमवर्क दिया. 22 मतलब अभी सिर्फ 2 कंसेप्ट है, उसके ऊपर 4 5 क्वेश्चन है. एक एक क्वेश्चन खत्म कर दूंगा. लगभग कल 15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, या अभी कर दो खत्म? रहने दो, कल करता है. ठीक है, कंसेप्ट पढ़ाना एक. पढ़ाऊं क्या? अरे इमोशनल होके नहीं, मन में जो है बोलो. देखो खत्म करना है तो क्या खत्म कर भी सकते हैं. एक मिनट. हाँ, क्या है देखता हूं पहले, रुको. लिखो फिर अगला कंसेप्ट. 10 मिनट है ना, उसमें एक आधा एग्जांपल हो जाएगा. 10:45 को छोड़ता हूँ एज प्रोमिस्ड. ओके, लिखो. इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. वो शेयर्स का हुआ था, सेम कंसेप्ट है. लिखो. इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. issue of debentures for a consideration other than
कैश। रेफर theory given on page number 191. Refer theory given on page number 191. Same concept like issue of shares for a consideration other than cash. ठीक है ना? तो अगले लाइन पे लिखना this concept is similar to the concept of, this concept is similar to the concept of issue of shares. This concept is similar to the concept of issue of shares. This concept is similar to the concept of issue of shares for a consideration other than cash. For a consideration other than cash. Okay. अगले लाइन पे लिखना in these type of questions, in these type of questions, it is important to calculate number of debentures to be issued. It is important to calculate number of debentures to be issued, which is equal to, क्या कोई फॉर्मूला बता सकता है अगर कुछ याद आ रहा है तो? वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड था, यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड, विच इज इक्वल टू agreed consideration for the asset divided by, क्या करना है, number of debentures to be issued is equal to agreed consideration payable for the asset divided by मतलब अंडरलाइन करके नीचे लिखना है, नहीं तो इंग्लिश में लिख के आओगे डिवाइडेड बाय। चलो डिवाइडेड बाय बोलो ना, क्या करूं, फेस वैल्यू से डिवाइड करना है या इशू प्राइस से? हे भगवान, इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या रे बच्चों आप लोग, इशू प्राइस से डिवाइड करना है। ओके, एक मिनट यहाँ पे थ्योरी में आ जाओ। आ गए क्या सब लोग थ्योरी में? पेज नंबर कौन सा बोला था मैंने? 191। कैन यू सी व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पार वैल्यू से डिवाइड करो। सुनो ना, आपको मैं जब एक्सप्लेन करता हूं तो आप फालतू की चीजें कुछ तो करते रहते हो, ध्यान दो। यहाँ पे पार वैल्यू बोला जरूर है, लेकिन अगर मैं शेयर्स पार वैल्यू पे इशू करता हूं तो इशू प्राइस भी कौन सा हुआ, बराबर है ना? तो पार वैल्यू मतलब ही क्या है, इशू प्राइस। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू करते हो तो ये बोल रहे कि पार वैल्यू प्लस प्रीमियम लेना, मतलब क्या ये मींस इशू प्राइस। एंड अगर डिस्काउंट पे इशू करता हूं तो पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट करना बोल रहा है, मतलब क्या? लिख के रखोगे क्या आप, चाणक्य हो कि ध्यान में रहेगा? ये लिख के रखो वहां पे नोट्स में, पेज नंबर 191 पे लिखो। ये फॉर्मूला यूज ही मत करो, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला याद रखो, हमेशा डिवाइड किससे करना है, इशू प्राइस से। आगे जाके लगने वाला है मुझे, ये ध्यान में रखना। अरे बेटा सिंपल है, अगर मैंने कोई 10 लाख में एसेट खरीदा और हमारी शेयर की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम इशू प्राइस से ही डिवाइड करेंगे ना उसको। एग्रीड वैल्यू अगर ज्यादा है अपने शेयर की या कम है तो कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे, उतने शेयर हमें देने पड़ेंगे, उतने डिबेंचर्स हमें देने पड़ेंगे, सिंपल। चलो एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन कल सॉल्व करते हैं, चलेगा? अभी आपका मूड नहीं है, अभी आप लोगों ने सिर्फ कॉपी करने की ठान ली है कि नहीं? चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। टुमारो शेड्यूल विल बी इन्फॉर्म टू यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, टिल दैट टाइम टाटा, बाय बाय, सी यू।